हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ईवीएस इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एज ए की पॉइंट की तरह काम करेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ हम देखेंगे इसके अंदर कन्वीनियंशियल और नॉन कन्वीनियंशियल जो सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्सेज की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। सॉरी, ये वापस से दोबारा हो गया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारे पास में दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। ठीक है, तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है यहाँ पे। तो चलते हैं, हम देखते हैं। और यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ईवीएस और रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं और वहाँ पे प्रीवियस ईयर लेक्चर भी पढ़े हैं कुछ, और हमारे पास में जो थ्योरी लेक्चर है वो भी पढ़े हैं। एक बनाया मैंने पेडागोजी से रिलेटेड। यदि आप लोगों को पेडागोजी पसंद आती है तो उस लेक्चर के नीचे जाके कमेंट कीजिए, तो मैं और पेडागोजी वाले लेक्चर्स बनाऊंगा, अदरवाइज वो नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पॉइंटों पर अपने में। तो यहाँ पे हमारे पास में ये चीज़ है जिसको मुझे आप लोगों को आज बताना है। एनर्जी के जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, फिर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, फिर है कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशियल। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला पोर्शन है जो इसके अंदर प्राप्ति के आधार पर जो हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो परंपरागत स्रोत है इसको बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये क्या होते हैं परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो परंपरागत स्रोत हो जाते हैं, एक नॉन परंपरागत, गैर परंपरागत भी बोलते हैं। आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए कभी तो मिलता है कन्वीनियंशियल, नॉन कन्वीनियंशियल, कभी मिल जाता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा क्या है। तो आज मैं फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले कन्वीनियंशियल या फिर परंपरागत एनर्जी सोर्सेज। परंपरागत आप लोगों को पता होगा कि जो परंपरागत मतलब जो पहले से ही प्रथा चली आ रही है, जिसका हम पहले से ही काम में लेते आ रहे हैं, वो चीज़ है जो उनको कहते हैं हम परंपरागत। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज है तो एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पे है ईंधन हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला, खनिज तेल आदि सभी वस्तुएं प्राचीन काल से ही ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। ठीक है, इसमें से जो कोयला है वो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पारंपरिक हमारे पास में परंपरागत तौर पर प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा स्रोत ही परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो पहले से ही यूज किए जाते हैं, मतलब जैसे हमारे पास जो भी जीवाश्म ईंधन है उन सब की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कन्वीनियंशियल में जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, पेट्रोल हो गया और कोयला हो गया, लकड़ी होगी, गैस हो जाती है, गैसों में एलपीजी, सीएनजी, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास में परंपरागत तौर वाली हो जाती हैं। और बाकी का जो हमारे पास में दूसरा है ये नॉन कन्वीनियंशियल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अभी ऊर्जा के वे स्रोत जो मानव जाति द्वारा परंपरागत तौर से प्रयोग नहीं किए जाते थे, मतलब पुराने टाइम से प्रयोग नहीं किए जाते थे, अभी प्राचीन न होकर नवीन मतलब नए प्रकार के ऊर्जा स्रोत है, या फिर हम उनको क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो अल्टरनेटिव सोर्स है मतलब पुराने टाइम से यूज नहीं हो रहे थे, उनकी जगह पर न्यू सोर्सेज को यूज किया गया था, वो हमारे पास है। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं, ये हमारे पास कौन कौन से हैं। इनको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इस बार, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो कन्वीनियंशियल नॉन कन्वीनियंशियल है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सौर ऊर्जा। जो ये हमारे पास आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाती है, और सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी भी कह देते हैं। इसके लिए हमारे पास आ जाती है जैसे सोलर सेल हो जाते हैं, सोलर सेल वगैरह किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो वो सिलिकॉन और गैलीलियम, ठीक है, दो ऐसे पदार्थ हैं सिलिकॉन और गैलीलियम, जिससे मिलकर सोलर पैनल बने हुए होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को रिमेंबर रखना है। इसी के साथ में सौर ऊर्जा संयंत्र आ जाते हैं, जैसे हमारे पास में सौर कुकर वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, हीटर वगैरह हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में कैलकुलेटर्स आते हैं, उनके अंदर भी सोलर पैनल लगा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ होती हैं, सड़कों पर जो लाइटें बैटरियाँ लगी होती हैं लाइट जलाने के लिए, वहाँ भी यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नलों में भी यूज कर लिया जाता है। विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे आप लोग समझ सकते हो
पंखा भी चल जाते हैं, आजकल लालटेन वगैरह जल जाती हैं, ये सौर पैनल के ही एक प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा को हम विंड एनर्जी भी कहते हैं। जो हमारे पास में एक जगह पर बहुत सारी विंड, जो हमारे पास में पवन चक्कियाँ हैं वो लगी हुई होती हैं, उनको हम विंड फार्म, मतलब पवन चक्कियों का जो फार्म होता है, फार्म हाउस एक प्रकार का, वो कह देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में आ जाता है जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा हमारे पास में क्या है, जल ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं हम हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो ये हाइड्रो एनर्जी हो जाता है, जिसको हम जैसे बांध वगैरह बनाने के बाद में जब बिजली वगैरह बनाते हैं तो वो चीज़ आ जाती है जल एनर्जी के अंदर, हाइड्रो एनर्जी। फिर आ जाती है हमारे पास में ज्वारीय ऊर्जा, जिसको टिड्डल एनर्जी कहते हैं। टिड्डल एनर्जी किस कारण होती है आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे समुद्र के अंदर लहर वगैरह आती हैं और उनके जो गिरावट के कारण ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जब लहर आती है उनके उछलने गिरने से जो हमारे पास में एनर्जी प्राप्त होती है वो एक प्रकार की ज्वारीय एनर्जी होती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम जो भूतापीय, जो हमारे पास में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये पृथ्वी के भीतर की एनर्जी होती है, जो एक प्रकार से भूतापीय एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये किस कारण होती है, जब जैसे हमारे पास में ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, उस क्षेत्रों के अंदर जमीन के नीचे बहुत सारी एनर्जी, मतलब एक प्रकार से एक लावे के रूप में इकट्ठी होती है। ठीक है, फिर जब वो बाहर निकल के आती है तो उस टाइप की एनर्जी है जो वहाँ से हमें प्राप्त होती है, ये भूतापीय एनर्जी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हमारे पास में महासागरीय ऊर्जा हो जाता है, फिर हम जैव भार ऊर्जा भी कह देते हैं और जैविक ईंधन कह देते हैं, जैविक गैस भी कह देते हैं। जैविक गैस वगैरह हमारे पास में क्या होती है, जो हमारे पास में बायोगैस हो जाती है, पशुओं के गोबर वगैरह से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो कन्वीनियंशियल और नॉन कन्वीनियंशियल है इजीली समझ आए होंगे। कन्वीनियंशियल के अंदर तो बस वो आते हैं जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और बाकी के जो भी एनर्जी सोर्सेज है वो सारे के सारे नॉन कन्वीनियंशियल, मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम सेकंड, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता दूं मैं। जो रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब है जिसको हम बना सकते हैं, एक शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के अंदर वापस से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, जो खत्म नहीं होंगे कभी भी, मानव का जो भी मानव क्रियाकलाप करता है इनके द्वारा वो जो सोर्सेज कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल या फिर नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, यहाँ पे है अनवीकरणीय सोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा एक टाइम पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स भी आप लोगों को पता है, जो हमारे पास में कोयला होता है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, खानों से निकाला जाता है। और कोयला कैसे बनता है, लगभग 3-4 करोड़ सालों पहले अथल पथल हुई थी पृथ्वी के अंदर, तो तब जाके हमारे पास ये बना था। पेट्रोल समुद्र के नीचे वाले जीवों के द्वारा बना था। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि पेट्रोल कैसे बना था। तो जो समुद्र के नीचे के जीव थे, और वो भी हमारे पास कैसे होते हैं, सजीव जीवों की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कंकड़ पत्थरों से बनेगा, तो सजीव की बात करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो जाते हैं और जंतु हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ों से बनते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जिनको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, जो ख़त्म हो सकते हैं वो हमारे पास अनवीकरणीय स्रोत है, इनको हम बना नहीं सकते। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं आप लोगों के कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, प्राकृतिक गैसों में एलपीजी आ जाती है, सीएनजी आ जाती है, संश्लेषित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित, ये सीएनजी हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास में जो नवीकरणीय है, जिनको हम बना भी सकते हैं और जो हमारे पास में ख़त्म नहीं होने वाले एनर्जी सोर्सेज हैं। जो हमारे पास में सौर ऊर्जा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। केवल 1% पार्ट को ही हम, जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका 1% भाग ही यूज कर पाते हैं। फिर हमारे पास में समुद्री ऊर्जा, जो समुद्र में अभी आप लोगों को बताया था, ज्वारीय ऊर्जा हो जाता है, लहरों की ऊर्जा हो जाती है, समुद्र तापीय ऊर्जा हो जाती है। फिर पवन ऊर्जा, ये तो हवा के द्वारा बनने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बायोगैस वगैरह ये भी आप लोग इजीली बना लेते हो, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हमारे पास में वेस्टेज वगैरह से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। वेस्टेज से कृषि के हो गया, घरेलू के हो गया, पशु और मानव शक्ति के द्वारा हो गया। फिर है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल वगैरह, जियोथर्मल अभी बता दिया था आप लोगों को, यदि वहाँ से आप लोगों ने स्किप किया है तो उसे भी जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन ईंधन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन का जैसे हाइड्रोजन लेके जाते हैं वो, ठीक है,
तो हमारे पास में हाइड्रोजन ईंधन हो गया, इससे वाटर वगैरह H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ है, जिसको वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसको हम कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज भी कह देते हैं और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। जिसको ज़्यादा यूज़ में लाते हैं वो हमारे पास में ये हो जाते हैं, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, आणविक ईंधन हो गया, ठीक है। फिर चारकोल हो गया है और घरेलू अपशिष्ट हो गए हैं, इनका हम कम यूज़ करते हैं, तो ये इस टाइप से है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लाइकेन एक प्रकार का वो जो SO2 का वायु प्रदूषण है उसका इंडिकेटर है। इसी प्रकार से मेरे पास 3-4 पौधे और हैं, उनका और लाइकेन को एक साथ मैं आप लोगों को एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा। लगभग 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी, उसे भी जाके ज़रूर देखें। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, और आप लोग शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, और ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।